मेरे बेटे, माँ सरस्वती की कृपा रहे। हम लोग यूनिट 12 मीन टू से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स को कई वीडियोस में पढ़ेंगे। उसमें जो पहला वीडियो है, इसमें हम लोग एलिमेंटल कार्बन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे। सेवनटीन 1780 के करीब जो केमिस्ट थे, उन्होंने कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिस्टिंग्विश करना चालू किया। यानी कि कंपाउंड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी कहलाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो दूसरी कैटेगरी थी उसे कहा गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो सारे कंपाउंड इंक्लूड किए गए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते थे, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो सारे कंपाउंड इंक्लूड किए गए जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते थे। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्लांट्स एंड एनिमल से रिलेटेड कंपाउंड थे, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में गैसेस थी और मिनरल्स थे। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पाए गए, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट थे, आयनिक बॉन्ड्स थे और कोवैलेंट बॉन्ड्स थे बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनमें बेसिक यूनिट जो थी वो कार्बन ही थी, जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनमें कार्बन एब्सेंट था। जनरली कार्बन एब्सेंट था। कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी थे जिनमें कार्बन था, और वो सभी कंपाउंड मिनरल से मिलते थे, इसलिए उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा गया और आज भी कहा जाता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, साइनेट्स, साइनाइड्स, कार्बाइड्स, आइसोथायोसाइनेट। क्योंकि ये सभी मिनरल से मिलते थे, इसलिए इन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया। आज भी इन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहा जाता है। 1809 में बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दी, जिसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता, वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलते हैं। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में बर्जीलियस का मानना था गॉड गिफ्टेड पावर होती है, जिसे उन्होंने वाइटल फोर्स नाम दिया, और वाइटल फोर्स के कारण ही जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करने की कैपेसिटी होती है। तो बर्जीलियस ने यह बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। उनके इस कॉन्सेप्ट को वोलर ने अप्रॉक्सीमेट 20 इयर्स के बाद ही रॉन्ग डिक्लेयर कर दिया। वोलर ने पहले अमोनियम साइनेट को डिफरेंट कंपाउंड से सिंथेसाइज किया, जैसे साइनिक एसिड और अमोनिया की रिएक्शन से, या लेड साइनेट और अमोनियम हाइड्राइड की रिएक्शन से, या सिल्वर साइनेट और अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन से। डिफरेंट कंपाउंड्स की रिएक्शन से वोलर ने अमोनियम साइनेट को सिंथेसाइज किया,
और जब अमोनियम साइनेट को उन्होंने धीरे धीरे गर्म किया तो यूरिया मिला, और यूरिया ही पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वोलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी को फ्लॉप कर दिया और साइंटिस्ट ने यह माना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में भी सिंथेसाइज किया जा सकता है। मेरे बेटे, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और वो है एलिमेंटल कार्बन। कार्बन नेचर में फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। इट इज ऑब्टेन्ड इन फ्री एंड कंबाइंड स्टेट। जो कार्बन होता है वो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस दोनों फॉर्म्स में पाया जाता है। तो कार्बन इज ऑब्टेन्ड इन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस फॉर्म्स। क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी होता है और अमॉर्फस फॉर्म में भी होता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस जिसकी कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट्स अगर रेगुलर पैटर्न में होती हैं तो उसे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कहते हैं, और कोई भी सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट्स रेगुलर पैटर्न में ना हो उसे अमॉर्फस सब्सटेंस कहा जाता है। तो जो कार्बन होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी होता है और अमॉर्फस फॉर्म में भी पाया जाता है। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है इसमें फर्स्ट जो है उसे कहते हैं डायमंड, और जो सेकेंड होता है उसे कहते हैं ग्रेफाइट। यानी कि नेचर में जो कार्बन है उसके क्रिस्टलाइन फॉर्म डायमंड और ग्रेफाइट है। डायमंड में कार्बन एटम टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता है और ग्रेफाइट में प्लेनर रिंग्स होती हैं। हेक्सागोनल प्लेनर रिंग्स पाई जाती हैं ग्रेफाइट में, और डायमंड में कार्बन टेट्राहेड्रली अरेंज होता है। इसका एक फॉर्म सिंथेसाइज भी किया गया है और उसे कहते हैं फुलेरीन। फुलेरीन में 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं और ये सिंथेटिक क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। जो अमॉर्फस कार्बन होता है वो एक तो कोक के फॉर्म में पाया जाता है, दूसरा जो फॉर्म होता है उसे लैंप ब्लैक कहते हैं, और जो तीसरा फॉर्म होता है उसे चारकोल कहा जाता है। इस तरीके से मैंने बताया कि कार्बन क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस फॉर्म्स दोनों में पाया जाता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो नेचुरली अकरिंग एलोट्रॉप्स हैं वो है डायमंड और ग्रेफाइट, और ये सिंथेसाइज किया गया है। फुलेरीन सिंथेटिक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। जो अमॉर्फस फॉर्म है कोक है, लैंप ब्लैक है और चारकोल है।
अब हम बात करेंगे आइसोटोप्स ऑफ कार्बन की। तो कार्बन नेचर में 6C12, 6C13, 6C14 जो मेजर अमाउंट होती है वो 6C12 की होती है, और ये इनकी जो अबंडेंस है मीन टू से C13 और C14 इनकी काफ़ी कम है। इसके अलावा भी बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पोजीशन ऑफ कार्बन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कार्बन को ग्रुप 14 में रखा गया है, और इसका जो पीरियड है वो सेकेंड है। यानी कि पीरियोडिक टेबल में कार्बन सेकेंड पीरियड में ग्रुप 14 में रखा गया है, और ग्रुप 14 के जो रेस्ट एलिमेंट्स हैं उनसे कार्बन डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। इसे एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ कार्बन कहते हैं। एबनॉर्मल बिहेवियर। सेकेंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप के रेस्ट एलिमेंट से डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, और इसे एबनॉर्मल बिहेवियर कहा जाता है। तो जो कार्बन है वो कई प्रॉपर्टीज में अपने ग्रुप के रेस्ट एलिमेंट से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। उनमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कॉम्पैक्ट साइज। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है किसी भी पीरियड का, उसका साइज छोटा होता है। कॉम्पैक्ट साइज के कारण कार्बन हार्ड होता है। तो कॉम्पैक्ट साइज एंड हार्ड, इट हैज कॉम्पैक्ट साइज एंड इट इज हार्ड। जो सेकेंड एबनॉर्मलिटी है वो है हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड एबनॉर्मलिटी जो है वो ये है कि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जितने भी रेस्ट एलिमेंट हैं उन सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है। जिसका साइज जितना छोटा होगा उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में उतनी ही एनर्जी ज़्यादा चाहिए। इसलिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। तो इट हैज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। जो कार्बन होता है वो अपने ग्रुप का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मोस्ट इलेक्ट्रो निगेटिविटी। कार्बन में एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, उसे कैटेनेशन कहते हैं।
कैटनेशन का मतलब वो लॉन्ग चेन्स बना सकता है। कैटनेशन प्रॉपर्टी सिलिकॉन में भी होती है, लेकिन वो कार्बन से कम होती है। अगर हम देखें तो कार्बन मोस्ट कैटनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। अगर हम कैटनेशन प्रॉपर्टी का ऑर्डर देखें तो कार्बन में कैटनेशन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, जबकि सिलिकॉन में इससे कम होती है, उससे भी कम होती है सल्फर में, उससे भी कम। सिलिकॉन और सल्फर की जो कैटनेशन प्रॉपर्टी है वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल होती है, और उससे कम होती है फास्फोरस की, और सबसे कम होती है नाइट्रोजन की। तो कैटनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा कार्बन में, उससे कम सिलिकॉन में, और लगभग सिलिकॉन के इक्वल ही होती है सल्फर की, और उससे कम होती है फास्फोरस की, और सबसे कम होती है नाइट्रोजन की। जो कार्बन होता है वो मल्टीपल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, तो इट फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड्स which results in formation of large number of compounds। मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी के कारण कार्बन बहुत सारे यौगिक बनाता है, इतने ज्यादा यौगिक बनाता है कि केमिस्ट्री को दो डिफरेंट ब्रांच में क्लासिफाई करना पड़ा। एक कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरी कहलाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन और उसके कंपाउंड से रिलेटेड केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, और जितने भी रेस्ट एलिमेंट्स हैं उनकी केमिस्ट्री को कहा जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन को डिस्कस करेंगे। मेरे बेटे, अब हम बात करेंगे टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन की। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है क्योंकि जो इसके कंपाउंड्स बनते हैं उनमें अगर हम देखें तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जैसे मीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। मीथेन में अगर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो -4 होगी, और अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो वो +4 होगी। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p2 होता है। ये इनर ऑर्बिट है और ये वैलेंस सेल है। वैलेंस सेल ही किसी भी एलिमेंट की वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और एलिमेंट की वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की नंबर पर डिपेंड करती है।
तो इसके वैलेंस शेल में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये इसकी ग्राउंड स्टेट होती है। अगर हम ग्राउंड स्टेट को देखें तो उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। इसका मतलब हुआ कि इसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में होती है 4। ऐसा कैसे होता है? तो जो कार्बन ग्राउंड स्टेट में होता है उसके 2s का एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके 2p में चला जाता है। इसे एक्साइटेशन कहते हैं। और जो हमें एक्साइटेड स्टेट मिलेगी, अगर हम उसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन बचा और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये हुई इसकी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में एनर्जी मिक्स करके उसे रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। इस फिनोमेना को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में ये पॉसिबल है कि 1s और 3p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें। ये भी पॉसिबल है 1s 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें, और ये भी पॉसिबल है कि 1s और 1p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें। अगर हम कार्बन की ग्राउंड स्टेट को लिखें और ऑर्बिटल्स को एनर्जी एक्सिस पर रिप्रेजेंट करें तो 1s ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है तो यहां होगा। 2s की एनर्जी इससे ज़्यादा है, 1s से ज़्यादा है, इसलिए ये ऊपर होगा। और 2p की एनर्जी 2s से भी ज़्यादा है, तो ग्राउंड स्टेट में कार्बन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कहीं से एनर्जी मिल जाएगी तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके 2p में चला जाता है, और इस तरीके से हमें एक्साइटेड स्टेट मिलेगी। एक्साइटेड स्टेट में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2s में अब केवल एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, और भैया 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये हुई कार्बन की एक्साइटेड स्टेट। अब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में मैंने बताया sp हाइब्रिडाइज्ड भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है, और sp3 भी हो सकता है। मान लिया sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो केवल एक s
और एक p ऑर्बिटल अपनी एनर्जी को मिक्स करेंगे और उसे रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमें वन एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और जब 1 2s ऑर्बिटल और 1p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो हमें 2sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। ये जो ऑर्बिटल मिलेंगे इनको हम ना s कहेंगे ना p कहेंगे बल्कि sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहेंगे। इनकी एनर्जी और शेप बिल्कुल आइडेंटिकल होता है। p ऑर्बिटल में 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं वो होंगे। तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हो गए, ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हो गए। जब कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है तो उसमें 2 ऑर्बिटल sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं जो 180 डिग्री पर अरेंज्ड होते हैं, यानी कि जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है। और जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स होंगे वो इन लीनियर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर होंगे। एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ये हो गया और दूसरा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ये हो गया। जो p ऑर्बिटल होता है वो डंबल शेप्ड होता है, तो उसे हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और जो दूसरा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स और इस अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर है, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि 1s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करें। जब एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिलते हैं और 1 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा। जब 1s और 2p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। इन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में अरेंज्ड 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिलते हैं और जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा वो इस ट्रायंगुलर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन और सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में भी एक एक इलेक्ट्रॉन होता है।
अब अगर हाइब्रिडाइजेशन में 1s और 3p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करें तो 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। जो 1s ऑर्बिटल है वो ज्यों का त्यों रहेगा और जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिलेंगे उनकी नंबर 4 होगी और वो आइडेंटिकल भी होंगे। इन्हें ना s कहेंगे ना p कहेंगे बल्कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कहेंगे। ना s कहेंगे ना p कहेंगे बल्कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कहेंगे और इनमें सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री में होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर भी कह सकते हैं। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं और सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। अब इन सभी के एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स के पहले एंगल देखेंगे तो इसमें मैंने बताया 180 डिग्री लीनियर ज्योमेट्री होती है, इसमें ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री है इसलिए एंगल 120 होगा। एंगल बिटवीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इज 180 डिग्री। एंगल बिटवीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इज 120 degree, and in this case angle between hybridized orbitals is 109 degree and 28 minutes। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का एग्जाम्पल है C2H2 मीन टू से एसिटिलीन। एसिटिलीन की स्ट्रक्चर में कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं जिससे लीनियर पैटर्न में अरेंज्ड 2sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एट ईच कार्बन एटम होंगे। जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होते हैं वो लीनियरली अरेंज्ड sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर होते हैं। sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स पहले का एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और दूसरे का एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करता है और सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इस पर भी जो सेकेंड कार्बन होगा उस पर भी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बिल्कुल पहले वाले की तरह ही होंगे। उनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा और इनमें भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। प्रत्येक कार्बन एटम का
एक एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और जो दूसरा होगा वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इसका भी जो दूसरा sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। जब कार्बन को हम देखेंगे, मान लिया कार्बन यहां पर है, एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इधर, एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इधर होगा, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होंगे वो इसके परपेंडिकुलर होंगे इस तरीके से। अब जो दूसरा कार्बन एटम होगा उसका ये वाला ऑर्बिटल इस वाले के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये वाला ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इसमें भी जो रिमेनिंग sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा वो भी हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। p ऑर्बिटल पैरेलल ऑर्डर में ओवरलैपिंग करेंगे और पाई बॉन्ड बनाएंगे। ये वाला इस वाले के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, ये वाला इस वाले के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके से हमें एक पाई बॉन्ड इस तरीके से मिलेगा और दूसरा पाई बॉन्ड इस तरीके से मिलेगा। ये पाई बॉन्ड हुआ और ये भी पाई बॉन्ड है। अगर हम एसिटिलीन को देखें तो उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। जब भी कहीं ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा होता है और बचे हुए दो पाई बॉन्ड होंगे। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड होगा। ये तो रहा एसिटिलीन की स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स से एथिलीन बनता है, या इसी को एथीन भी कहते हैं, C2H4। अब हम एथीन की स्ट्रक्चर को समझेंगे। एथीन में दोनों कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और मैंने बताया कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं। जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है वो परपेंडिकुलर होता है। एथीन में दोनों कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, यानी कि उनमें 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर में अरेंज्ड होंगे। सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और दोनों का एक एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। दोनों के जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होंगे वो ट्रायंगुलर प्लेनर ऑर्डर में अरेंज्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के, या ये कहें कि ट्रायंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, और ये आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाएंगे। प्रत्येक कार्बन पर जो रिमेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करेंगे और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इस तरीके से अगर हम एथीन को देखें
तो उसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, और प्रत्येक कार्बन 2 हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है। ये तो स्ट्रक्चर रहा एथीन का। एथीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब हम बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम की। तो इस तरीके का एग्जाम्पल होता है CH4 एंड C2H6। CH4 में कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, जिससे टेट्राहेड्रल पैटर्न में अरेंज्ड 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे, और सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ आकर ओवरलैपिंग करेगा, और ओवरलैपिंग के रिजल्ट से हमें मीथेन मिलेगा। मीथेन में 4 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, और इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। इसी तरीके से हम ईथेन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ईथेन में जो 2 कार्बन एटम हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, प्रत्येक का एक एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और जो रिमेनिंग 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करेंगे और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इस तरीके से ईथेन में 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, और 1 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होता है। ये तो रहा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अब हम परसेंटेज एस करेक्टर देखेंगे। जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, और sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, इनमें परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा? मेरे बेटे, अब हम परसेंटेज एस करेक्टर को समझेंगे। तो परसेंटेज एस करेक्टर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ s ऑर्बिटल्स participating in hybridization. Number of s orbitals in hybridization upon total number of hybridized orbitals into 100। तो सबसे पहले देखते हैं परसेंटेज एस करेक्टर इन sp3 hybridized orbital। sp3 hybridized कार्बन। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में
अगर हम परसेंटेज एस करैक्टर को देखेंगे तो नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल हो जाएगा 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो जाएगा 4, क्योंकि मैंने बताया था जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही फॉर्म होते हैं। तो 1 एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा और टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो जाएगा 4 into 100 and its value will be 25%. Percentage as character in sp2 hybridization will be equal to number of s orbitals 1 ही रहेगा और जो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होगा वो इन केस ऑफ sp2 hybridization will be 3. So on solving we get 33.33%. और अगर हम एस करैक्टर sp हाइब्रिडाइजेशन में कैलकुलेट करें तो इट विल बी इक्वल टू 1/2 into 100 which becomes equal to 50%. अब हम देखेंगे परसेंटेज एस करैक्टर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। of hybridized carbon. परसेंटेज एस करैक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में क्या रिलेशन होता है उसे देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल में एटम के द्वारा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी। तो जब हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट होती है। एस ऑर्बिटल पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होता है और ज्यादा होने के कारण उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है। यानी कि जिस ऑर्बिटल में जितना एस करैक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करैक्टर। इस तरीके से हम कह सकते हैं सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की, क्योंकि इसमें परसेंटेज एस करैक्टर केवल 25 है। इससे ज्यादा होगी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अदर एलिमेंट्स के साथ देखें तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमें ऑर्डर मिलेगा वो मिलेगा सबसे कम होती है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की, उससे ज्यादा होती है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की, उससे भी ज्यादा होती है नाइट्रोजन की, उससे भी ज्यादा होती है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की, उससे भी ज्यादा होती है ऑक्सीजन की और सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की। ये तो रहा ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम लोग जो बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। मेरे बेटे अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और वो है डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कोई भी कंपाउंड दिया गया है और उसमें हमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन
निकालना है ऑफ कार्बन, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एट दैट कार्बन डिटरमिन करते हैं। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स किसी कार्बन पर 4 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। और उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। अगर किसी कार्बन पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 3 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं, या इसी को ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री भी कह सकते हैं। तो एक ये सिग्मा रहा, एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, और जब भी किसी कार्बन पर डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ट्रायंगुलर प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर। अगर किसी कार्बन पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 2 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, और जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री लीनियर होती है। ये तो हो गए सिग्मा बॉन्ड, और चूंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है इसलिए इस पर 2 पाई बॉन्ड होंगे और ज्योमेट्री लीनियर होगी। ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड भी हो तो भी उसका हाइब्रिडाइजेशन sp ही होगा, क्योंकि इस सिचुएशन में भी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 2 ही है और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन। हमें प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। जैसे मान लिया जो पहला एग्जाम्पल है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2। दूसरा एग्जाम्पल है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तीसरा एग्जाम्पल है CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH CH2। फोर्थ एग्जाम्पल है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N C डबल OH।
हमें जितने भी कार्बन एटम्स हैं सभी में हाइब्रिडाइजेशन पता लगाना है। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें अगर हम इस कार्बन पर देखें तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे हाइड्रोजन के साथ और 1 यहां पर है, ये वाला पाई बॉन्ड होगा। तो 2 ड्यू टू हाइड्रोजन प्लस 1 ड्यू टू कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएगी 3, सो इट्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। और बिल्कुल इसी तरीके से इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगा, क्योंकि इस पर भी 2 हाइड्रोजन एटम है और एक कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड। तो 2 सिग्मा बॉन्ड हुए हाइड्रोजन से और एक कार्बन कार्बन के बीच का हुआ। ओवरऑल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एट दिस कार्बन विल बी 3, सो इट्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। अब हम इसमें देखेंगे तो इसमें एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड होगा और एक इस ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होगा। मीन टू से इस कार्बन पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 2 होगी, सो इट्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp ही होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। इस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसमें एक सिग्मा ये होगा, एक सिग्मा ये होगा और हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा, सो इट्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी। अब अगर हम इस कार्बन को देखें तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है, ये वाला बॉन्ड सिग्मा है और ये वाला बॉन्ड सिग्मा है। ओवरऑल 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और जब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। अब हम इसको देखेंगे तो इस कार्बन को जब हम देखते हैं तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो 2 तो सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के कारण हो गए और एक सिग्मा बॉन्ड इस साइड है और एक इस साइड है, इसलिए ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और बिल्कुल इसी तरीके से ये सभी भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। अब हम इस स्ट्रक्चर पर आते हैं और मैंने बताया था कि जब स्ट्रक्चर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है तो जहां जहां पर कॉर्नर होता है वहां वहां पर कार्बन मानते हैं और उस कार्बन को हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड मानते हैं। तो यहां पर जो ये कार्बन है इस पर डबल बॉन्ड इस साइड है, इस साइड सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे हाइड्रोजन भी कनेक्टेड होगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो 3 तो यहां दिखाई दे रही है और जो नहीं दिखाई दे रही है उसे हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड मानेंगे। तो यहां पर हाइड्रोजन कनेक्टेड है, यहां पर भी हाइड्रोजन कनेक्टेड है, यहां पर भी हाइड्रोजन कनेक्टेड होगी, यहां पर भी। और अगर हम इस कार्बन को देखें तो इसमें डबल बॉन्ड इस साइड है, सिंगल बॉन्ड इधर और इधर सिंगल बॉन्ड। ओवरऑल 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसलिए यहां पर हाइड्रोजन नहीं होगा। अब हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो ये जो कार्बन है इसको देखें तो इस पर केवल 2 सिग्मा बॉन्ड्स 1 + 1, तो ये हो जाएगा sp हाइब्रिडाइज्ड। ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, ओवरऑल 3 सिग्मा बॉन्ड। ये वाला भी sp2 होगा, ये वाला भी sp2 होगा, ये वाला भी sp2 होगा, ये वाला भी sp2 और ये वाला भी sp2।
मीन टू से ये जितने भी कार्बन एटम है सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गए। और जब हम इसको देखेंगे तो सिग्मा बॉन्ड इधर है और इधर है, टोटल सिग्मा बॉन्ड 3 है। तो ये वाला कार्बन जो होगा वो हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये तो रहा हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमिन करने का तरीका। अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मेरे बेटे अब हम समझेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसके लिए हम बहुत सारे फॉर्मूला हैं, उनकी मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला जो फॉर्मूला है उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इट शोज नंबर एंड टाइप ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन में कनेक्टिविटी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। जैसे C2H6O, तो ये तो रहा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम बात करेंगे नॉन कंडेंस्ड फार्मूला। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब नॉन कंडेंस्ड फार्मूला में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी को रिप्रेजेंट करते हैं, सारे बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं और लोन पेयर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे CH3 CH2 OH। So non-condensed formula shows all atoms, bonds and lone pairs। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन है उसे कहते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला सभी एटम्स को शो करता है और उनकी कनेक्टिविटी को शो करता है, लेकिन बॉन्ड्स और लोन पेयर्स को शो नहीं करता। जैसे CH3 CH2 OH, ये कार्बन इस कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन इस ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो इसमें एटम्स और कनेक्टिविटी के बारे में जानकारी मिलती है। अगला जो टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन है उसे कहते हैं पार्शियली कंडेंस्ड फार्मूला। पार्शियली कंडेंस्ड फार्मूला में कुछ बॉन्ड्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं और कुछ लोन पेयर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं, या कुछ बॉन्ड्स और सभी लोन पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे CH3 CH2 OH, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं, तो यहां पर हमने दोनों दिखा दिए और हम एक भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है बॉन्ड लाइन फार्मूला। और बॉन्ड लाइन फार्मूला में हम कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना होगा तो केवल एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना होगा तो उसे 2 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना होता है तो उसे 3 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी कहीं सिंगल बॉन्ड होता है तो वो सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है और 1 पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं। एक विशेष बात और है कि जब भी हम ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर में तो इसे 180 डिग्री पर रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियरली रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा, उससे क्लियर हो जाएगा। और अगर रिंग का पार्ट होता है तो इसे जिगजैग पैटर्न में ही रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखते हैं तो उसमें जो हेट्रो एटम्स होंगे, मीन टू से अदर देन कार्बन, उनको हम जरूर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे
मान लीजिए एग्जांपल है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एक बॉन्ड हो गया, दूसरा बॉन्ड इस कार्बन के साथ हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, फिर इससे सिंगल बॉन्ड के थ्रू ये कार्बन कनेक्टेड है तो ये कार्बन हो गया। अभी मैं कार्बन को डॉट से बनाए दे रहा हूं तो ये कार्बन हो गया। अब हम इसके बाद इस कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे। इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अगर ऊपर की तरफ दिखाना चाहें तो ऊपर की तरफ भी दिखा सकते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। जब भी इस तरीके से मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं तो जहां जहां पर बॉन्ड का कॉर्नर होता है वहां वहां पर कार्बन को मानते हैं और उस कार्बन को हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड मानते हैं। दूसरा है CH 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 C ट्रिपल बॉन्ड C CH। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए ये ट्रिपल बॉन्ड रिंग का पार्ट है तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। मान लीजिए हमें रिप्रेजेंट करना है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। तो इसके लिए हम ये वाला डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करेंगे और सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड एल्डिहाइड ग्रुप को CHO ग्रुप को दिखा देंगे। इसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। ये वाला डबल बॉन्ड दिखा दिया, यहां पर डबल बॉन्ड के थ्रू O को कनेक्ट कर दिया। H लिखें या ना लिखें तो भी CHO ही होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमको रिप्रेजेंट करना है CH3 CH2 NH CH3 को। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला हमने बॉन्ड शो कर दिया, फिर इससे कनेक्टेड है NH और उससे भी कनेक्टेड है CH3। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो रहा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ये वीडियो यहीं फिनिश होता है।